नमस्कार। न्यूज़दार के खास कार्यक्रम आपके खास पंकज सिंह में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन से शख्स, कौन सी हस्ती, कौन सी हैसियत, कौन से राजनीतिक हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे आपका परिचय करा दें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करें। छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैंने आपका दिया आम आदमी पार्टी का। एक और छोटा सा परिचय आपका देते हैं कि आप मध्य प्रदेश से ही हैं, रीवा से हैं, और रीवा से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद तक का आपने सफर तय किया है। आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में जानी जाती है, विदेशों में भी जानी जाती है। 2 राज्यों में इसकी सरकार भी है और तीसरे राज्य मध्य प्रदेश में कवायद भी चल रही है। तो सबसे पहले राजनीति की चर्चा हो, विधानसभा चुनाव की चर्चा हो और तमाम चर्चाएं हो, इससे पहले हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे आपके बारे में। आपका राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उससे पहले आप हमें यह बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। रीवा से तो हैं आप, लेकिन शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे राजनीति की तरफ आप मुड़े। जी देवेंद्र जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मैं पंकज सिंह रीवा जिले के गांव से आता हूं, और जो मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई, शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई, वो गांव के सरकारी स्कूल से हुई। 5वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की। रीवा ज़िले में एक कचूर गांव है, नवस्ता जेपी सीमेंट फैक्ट्री के पास, वहाँ का मैं हूँ। फिर रीवा में हर ज़िले में चूँकि एक नवोदय विद्यालय होता है, तो रीवा में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है, तो सिरमौर में नवोदय विद्यालय है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग करने के बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU में बनारस में पढ़ाई किया मैंने। फिर मेरी मास्टर डिग्री टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से हुई। उसके बाद कुछ जगहों पे मैंने काम किया, जॉब के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे, और साथ ही साथ हमने कुछ आंदोलन भी किए अलग अलग जगहों पे। तो ये एक छोटा परिचय है। इस आंदोलन के दौरान ही अन्ना आंदोलन से जुड़ा मैं। अन्ना आंदोलन के साथ साथ फिर अरविंद जी की टीम में जुड़ के आम आदमी पार्टी से आगे का सफ़र पे बातचीत होगी आपसे। बिल्कुल, आगे के सफ़र पे ही बातचीत होगी। अब चूंकि अब राजनीति तक आप आ ही गए हैं, तो राजनीति पे ही चर्चा कर लिया जाए। आप राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन इससे पहले भी आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख पद पर आप रहे हैं। अगर जो इस समय कहें तो पूर्व मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस समय ये अध्यक्ष पद पर अचानक आ गए, या अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुआ आपका, चाहे मनोनय हुआ, जैसा भी हो, आप इस पद पर आए, कैसे आए, किस माध्यम से आए? ऐसा तो नहीं है कि आप अन्ना आंदोलन से जुड़े और आपको वहीं से मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया आम आदमी पार्टी का? देवेंद्र जी, चूंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आंदोलन से हम लोग जुड़े और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कई पदों पे मैंने काम किया। मैं जिले के पद में भी रहा, फिर जिले के पद से संभागीय पदों में रहा, जिम्मेवारी निभाई। फिर प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं प्रभारी के तौर पे भी काम किया। पार्टी ने चाहे दिल्ली के चुनाव रहे हों, चाहे पंजाब के चुनाव या अन्य जगहों पे चुनाव, उत्तराखंड वगैरह, कहीं पे भी पार्टी ने जो ड्यूटी लगाई वो सब करता रहा। मध्य प्रदेश में, चूंकि मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, तो 18 के पहले प्रदेश कार्यकारिणी में था। प्रदेश में संगठन मंत्री के तौर पे भी मैंने काम किया, संगठन सचिव के तौर पे काम किया। फिर 18 के बाद 20
तक, चूंकि मैं थोड़ा दिल्ली की भूमिकाओं में, जो लोकसभा के चुनाव थे उन चुनावों में व्यस्त था, विधानसभा चुनाव में। फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश का जिम्मा सौंपा और वो दौर कोविड का दौर भी था। मार्च में आपको याद होगा कि कोरोना लग गया था। कोरोना काल रहा हो या उसके बाद का दौर रहा हो, मैंने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर संगठन विस्तार का काम, लोगों से संवाद करने का काम, जनता के मुद्दे उठाने का काम, और चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव रहे हों या किसी अन्य तरह की भूमिकाएं, उन भूमिकाओं में जो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, वो मैंने देने का प्रयास किया। और चूंकि आप भी जानते हैं किसी भी जिंदा संगठन में बदलाव एक नियमतः होता है, तो वो बदलाव हुआ और मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय संयुक्त सचिव की जिम्मेवारी प्रदान की है। तो पार्टी का फैसला, शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होता है, उस फैसले को हम लोग अक्षर से पालन करते हैं और जो जिम्मेवारी दी जाती है उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल अपने किसी कार्यकर्ता पर विश्वास करता है तो उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वो संगठन के विश्वास पर खरा उतरे। और यही खरा उतरने के लिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले नहीं है, अब तो आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद चुनाव हो ही रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इससे पहले से ही कवायद हो रही होगी और आप कर रहे होंगे। तो आपने अब तक कितना मजबूत कर लिया है अपने संगठन को कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उतारा जा सके अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के रूप में? आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में चल रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी, उनके देखरेख में, और फिर अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग लोगों को दी जाती हैं। प्रदेश की टीम होती है, प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, कुछ राष्ट्रीय लोग भी लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर सभी 230 सीटों में आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार का काम किया गया है और चल भी रहा है। चाहे वो हमारी प्रदेश की इकाई हो, प्रदेश की इकाई के साथ साथ लोकसभा के इंचार्ज हों, लोकसभा के बाद जिले के इंचार्ज हों, विधानसभा के, फिर विधानसभा के नीचे हमने सर्किल बनाए हैं, सर्किल के नीचे हमारे गांव के प्रभारी हैं या शहरी इलाकों में मोहल्ले के प्रभारी हैं। तो बूथ तक का काम करने का आम आदमी पार्टी का प्रयास है। एक बड़े स्तर पे काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है। तो ये तो सतत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम सब लोग लगे हुए हैं। और पार्टी जिस तरीके से जो जिम्मा सौंपती है, चाहे संगठन का जिम्मा हो, चाहे किसी तरीके का कोई मुद्दा आए जनहित का, तो जनहित के मुद्दों को उठाने का हो, उनमें संघर्ष करने का, आंदोलन करने का काम हो, या पर्दे के पीछे रह के कुछ लिखा पढ़ी करने का काम हो, मैनिफेस्टो बनाना हो, मीडिया का काम हो, तमाम तरह की भूमिकाएं पार्टी में एक संगठन में होती हैं। तो उन भूमिकाओं में अलग अलग तरह के लोग लगे हैं। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव ताकत के साथ लड़ने जा रही है। हमारी 2 प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो चुकी हैं। पहली सूची में 10 नाम थे, दूसरी सूची में 29 नाम थे और बाकी सीटों के लिए तैयारी जारी है। सर्वे का काम एक लेवल पे हो चुका है और कुछ जगहों पे लोगों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो बड़े स्तर पे तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। जी, बड़े स्तर पर तैयारी हो चुकी है और प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, 2 लिस्ट जारी हो चुकी है आपकी। तो मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि हम मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे। हमारा प्रयास है कि हम, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की टीम जहां जाती है, अरविंद केजरीवाल जी जहां जाते हैं, वो जनता के सामने पूरा और ठोस विकल्प रखते हैं। बिल्कुल, जनता को बदलाव करने का पूरा मौका देते हैं। जनता अगर एक मौका देती है केजरीवाल जी की टीम को, उनकी गारंटियों पे विश्वास करती है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि हमारी पहले ग्वालियर में रैली थी, फिर सतना में टाउन हॉल मीटिंग थी, अभी 20 तारीख को रीवा में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों थे। उन्होंने 10 गारंटी मध्य प्रदेश की जनता के लिए जारी की। तो इन गारंटियों के साथ आम आदमी पार्टी
सभी जगहों पे हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, सभी सीटों पे जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि अरविंद जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे ठोस और मजबूत विकल्प दें। और जनता, मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जनता जो ये 18 साल का शिवराज सिंह का शासनकाल रहा, इसके पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा, तो इन दो पार्टियों को जनता देख चुकी है। तो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की टीम को देगी, क्योंकि हमारे जो दिल्ली में काम है, पंजाब में काम है, उन कामों को जनता देख रही है। और आजकल देवेंद्र जी जो राजनीति में एक चलन है कि चुनाव के समय तो झूठे वादे कर दो, फिर प्रलोभन दे दो, उसके बाद जब चुनाव जीत जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं पार्टियों की, तो उसके बाद वो बदल जाते हैं, उनके लिए वो जुमले साबित हो जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की ये वर्तमान सरकार पिछले ही काल में जो अभी भाजपा की सरकार बन गई, हालांकि कांग्रेस को जनता ने मौका दिया था, तो इनका ही मैनिफेस्टो था कि हम 10 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 50 लाख रोजगार देने का वादा था। वो रोजगार कहाँ गए? इनके तमाम तरह के वादे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, वो सारे वादे जुमले साबित हुए। तो आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि हम वो कहें जो करके दिखाएं। हमने दिल्ली में जो कहा करके दिखाया, पंजाब में हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं, चूंकि अभी 1.5 साल की सरकार हुई है। तो हम मध्य प्रदेश में जो कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी होंगी, एक एक गारंटी को आम आदमी पार्टी अक्षरशः जमीन पे उतारने का काम करेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी देगी, उतारने का प्रयास करेगी, सभी राजनीतिक दल यही कहते हैं। लेकिन ये एक चीज है कि आम आदमी पार्टी आई है तो अलग राजनीति की एक उम्मीद जगी थी कि देश में एक अलग तरह की राजनीति होगी और ये स्वच्छ राजनीति होगी। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं, क्या लगता है आपको कि ये दोनों जो सरकारें हैं उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार की आवश्यकता लोगों को पड़े? बहुत बढ़िया सवाल है देवेंद्र जी। इसमें मैं कहूँगा कि आज चूंकि मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, विभिन्न पदों में रहा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, तो हर जिले में जाता हूँ, लोगों से, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे बच्चे हों, सब हर वर्ग से सामना होता है। मजदूर हों, व्यापारी हों, हर वर्ग से सामना होता है। समाज का हर वर्ग परेशान है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के 48 जिलों में रोजगार कार्यालय हैं। उन 48 रोजगार कार्यालयों में ऑफिशियली 39 लाख युवा, पढ़ा लिखा युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। ये संख्या मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 1 करोड़ के पार है। ये तो जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कितने लोग ऑफिशियल कामों के लिए जाते हैं, ये आप भली बात जानते हैं। आप देखें तो 5 से 7 किसान रोज आत्महत्या करने की कगार पे, ये सरकारी आंकड़े हैं। किसान भाई फसल के दाम के लिए, किसान भाई मंडियों में जाएं फसल बेचने तो कई दिन उनका पैसा नहीं आता। यूरिया की खाद हो, डीएपी की खाद हो, उसके लिए तरसते हैं वो। बिजली चूंकि रात को जैसे तैसे मिलती है सिंचाई के लिए, तो रात में सर्प काटें, बिच्छू काटें या ठंड हो, वो पानी लगाने के लिए खेतों में विवश हैं। माताएं बहनें असुरक्षित हैं। मैं बता दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं पे अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में नंबर 1 पे है, जो बच्चों पे कुपोषण है। मध्य प्रदेश में जो SC ST पे अत्याचार है, उस मामले में मानवाधिकार आयोग कहता है कि मध्य प्रदेश इसमें टॉप पे है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता सब तरफ से परेशान है। और साथ ही आप अगर दूसरी तरफ देखें, आकलन करें, तो इस प्रदेश में विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं जनता को प्रदान करने के लिए। आप चाहे हीरा खनिज हो, चाहे लोहा खनिज हो, चाहे कोयला हो, चाहे जो भी आपको जरूरत दिखे सीमेंट के लिए चीजें, सब कुछ मिलेगा। यहाँ की नदियां अच्छी हैं, खेती किसानी अच्छी है, लोग अब समझिए कि चौथी बार भाजपा की सरकार है। इसके पहले 10 साल शिवराज सिंह चौहान सत्ता में रहे, बीच में 15 महीने कमलनाथ भी सत्ता में रहे। तो इतने बड़े बड़े मौके दिए गए और फिर भी प्रदेश का ये हाल हो। जिस प्रदेश में
खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में हो, जिस प्रदेश में 3 तरह से बिजली बनती है, विकास का पैमाना अगर बिजली को भी माने तो बिजली कोयले से बनती है। तो मध्य प्रदेश में ठीक ठाक कोयला है, सिंगरौली देखें, छिंदवाड़ा देखें, कई जगहों पे आपको कोयले के खदानें आपको मिल जाएंगे। आप देखें जो पानी से बिजली बनती है तो डैम यहाँ पे हैं, बरगी डैम से लेकर तमाम चचाई जलप्रपात सब जगहों पे हैं, ओमकारेश्वर से लेकर सब जगहों पे। तो पानी से भी बिजली बनती है, कोयले से भी बनती है। जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, इसके भी बड़े सोर्स हैं। तो मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट है। यहाँ 14,500 मेगावाट की जरूरत है अधिकतम और 24,500 मेगावाट का उत्पादन है। इस उत्पादन के बावजूद मध्य प्रदेश के किसानों को, यहाँ के रहवासियों को न केवल प्रदेश में बल्कि देश की सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश की जनता को मिलती। तो विकास करने के सारे पैमाने यहाँ पे हैं। आप जो जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ सोयाबीन का उत्पादन होता है, जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, वहाँ वैसी यूनिट लगाइए। युवाओं के लिए ट्रेनिंग के लिए ITI लगा दीजिए, ट्रेनिंग सेंटर डालिए, रोजगार लोगों को दिया जा सकता है। ये कहते हैं लोकल युवा काबिल नहीं होते, काबिल क्यों नहीं होते? आप उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर डालिए, वैसे ही इंसान वो भी हैं, सीख सकते हैं। तो इस सब संभावनाओं के बाद यहाँ की नेताओं की नीयत इतनी खराब है कि न केवल वो खनिज संपदा भी लूटी जा रही है बल्कि बिजली भी बाहर भेजी जा रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ऊपर लगातार कर्जा भी चढ़ता जा रहा है। ना युवाओं को रोजगार मिल रहा, ना किसानों को फसल के दाम, ना माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान। इसके बाद भी यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। साथ ही हर विभाग में आप जहां देखें घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। तो एक तरफ तो ये चीजें आपके लिए मैंने रखा। जो दूसरा आपका सवाल था कि आम आदमी पार्टी से स्वच्छ राजनीति की अपेक्षा रखते हैं लोग, ये हमारी उपलब्धि है। अरविंद केजरीवाल जी की उपलब्धि, उनकी पूरी टीम की उपलब्धि है। वास्तव में आम आदमी पार्टी देश को एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति देने आई है। अगर नेता अच्छे से काम कर रहे होते, जनता को सुविधाएं मिल रही होती, तो हमें आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आम आदमी पार्टी न केवल कैंडिडेट उतारती है बल्कि कैंडिडेट्स का फीडबैक भी लेती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं है। हाँ, चुनाव लड़ना बड़ी बात है। उस सबसे बड़ी बात है चुनाव जीतकर आपने जो कहा है वो करके दिखाना। बिल्कुल, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जो मेरी समझ है उस समझ के आधार पर कह सकता हूं कि इस देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसने जो कहा उसने करके दिखाया। मैं खाली एक उदाहरण देके फिर आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जी का आप इंटरव्यू देखें कि 2020 में वो इंटरव्यू दे रहे थे। 5 साल 2015 से 20 के बीच में उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने मीडिया के सामने जनता से अपील की कि अगर हमने काम किया हो तो आप हमको वोट दीजिएगा और नहीं काम किया हो तो हमें वोट मत दीजिएगा। आजाद भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहने की हिम्मत की जनता के सामने। आप किसी का भी ऐसा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये भी चर्चाएं हैं, ये भी जाना जाता है कि यू टर्न बड़ा जल्दी लेते हैं। यू टर्न किस चीज का? आप अगर देखें, जैसे देखिए देवेंद्र जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जनता की कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की बातों में दम नहीं होता तो ये पार्टी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। 10 साल पहले ये पार्टी बनती है। दिल्ली में तीसरी बार सरकार में है, पंजाब में हम सत्ता में हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं, तमाम राज्यों में हमारे पार्षद प्रत्याशियों से लेकर तमाम तरह के लोग हैं। ये 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अगर अरविंद केजरीवाल जी की बातों में, उनके कामों में दम नहीं होता, जनता की अदालत उनको ठुकरा देती। लेकिन अगर उनको तवज्जो दिया जा रहा है, उनके काम को पसंद किया जा रहा है, तो लोग तो उनको बार बार मोहर लगा रहे हैं। उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है जहां जाते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जिन लोगों की दुकानदारी चल रही थी कि भाई वादे करना है, पैसे कमाना है, अपना परिवार भरना है, घर भरना है, विदेशों में खाते खुलवाना, उनको जरूर दर्द है। उनके लिए अरविंद केजरीवाल एक सबब है। मतलब आपका निशाना किधर है, स्पष्ट कर ही दीजिए। मैं जो सत्ता में आजकल बैठे लोग हैं उनकी तरफ कह रहा हूँ। जी जी,
कि उनको तकलीफ है अरविंद केजरीवाल जी से, इस तरीके की राजनीति से तकलीफ है। अच्छा, एक चीज हमें आप ये बताइए, ये भी हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी का तो विरोध खुल के आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस का भी विरोध करती है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस है उसे ही साफ करती है। बीजेपी जहां है वहां पर वो आपका झाड़ू नहीं चल पाता, क्यों? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको, ये बीजेपी से अंदरूनी गठबंधन है क्या? नहीं, ये तो हम पे आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस वाले पहले कहते थे कि ये भाजपा की भी टीम है, भाजपा वाले कहते थे कांग्रेस की भी टीम है, और हम कहते हैं हम ना तो भाजपा की भी टीम है ना कांग्रेस की भी टीम, हम इस देश की जनता की ये टीम। मैं आपको आंकड़े बता दूं कि 2013 का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, हम जरूर कांग्रेस पार्टी से लड़े, जबकि शीला दीक्षित जी तीसरी बार वहां की मुख्यमंत्री थी। लेकिन 13 के बाद, 13 में कांग्रेस की 8 सीटें आई थी, उसके बाद तो 15 में कांग्रेस 0 पे पहुंच गई। तो 15 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा हुआ। हमने भाजपा को हराया जब भाजपा 3 सीटें पाई 70 में से, हम आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली। 2020 का चुनाव अमित शाह जी, मोदी जी सब लोग लगे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां हारी। 8 सीटें आई, हमारी 62 सीटें आई 5 साल सरकार चलाने के बाद। पंजाब में हमने किससे चुनाव लड़ा? पिछला चुनाव आप ध्यान दें, जब हम विपक्ष में आए, वहां अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, हमने उनका सामना किया। हम गुजरात में गए, गुजरात में हमने किसका सामना किया? हमने भाजपा का सामना किया। तो या एमसीडी में पिछले 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, अभी हम एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई। अकाली दल और भाजपा की जब सरकार तो नहीं थी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार। नहीं, ये मैं 2017 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में आई है, उस दौरान कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो फिर 22 में चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुआ, अकाली दल भी थी, भाजपा भी थी सामने। तो ये तो खैर कहने की बातें हैं कि हम जहां जाते हैं हम कांग्रेस का घर घेरते हैं। एक्चुअली क्या है कि जनता जहां जहां ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, इनके कामों से, इस तरीके के कामों से, तो वहाँ लोग पसंद करते हैं। जहाँ विकल्प चाहिए, ईमानदार विकल्प चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को पसंद किया जा रहा है, उनके कामों को पसंद किया जा रहा है। लेकिन आरोप भी तो लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और अगर जो एक तरह से कहा जाए तो देखिए, अभी संजय सिंह जी की गिरफ्तारी भी हुई है, और मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो जेल में हैं। तो आखिर ये क्या है, इसे भी दर्शक जानना चाहते हैं। दर्शकों के मन में ये भी है, आम आदमी के मन में ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि एक कहावत है कि अगर जो धुआं उठा है तो आग होगी ही। क्या है, क्या आग नहीं है, बिना आग के धुआं उठा है? देवेंद्र जी, मैं ये आपको कह दूं कि, या आपसे ही सवाल करूं कि आप तो जागरूक पत्रकार हैं, कुछ है तो क्या कुछ है? आपके सामने कुछ है क्या? कुछ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में रखा गया क्या? कोर्ट में रखा गया क्या? कल मैं सुप्रीम कोर्ट की लाइन बताऊं, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मनीष जी की जमानत को लेकर जो बहस चली, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि जब ठोस सबूत नहीं है तो आप किस आधार पर इनको गिरफ्तार करके रखें? तो इस तरीके की बातें हैं। आपने एक उदाहरण दिया, ये लॉजिक में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है तर्कशक्ति में कि धुआं उठा तो कहीं ना कहीं आग होगी। तो मैं दूसरा एक तर्क देता हूँ कि हमने दूर से देखा तो सांप नजर आया, और जब हम पास गए तो पता चला वो रस्सी है। बिल्कुल, ये तो ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि शराब घोटाला। पहली चीज तो मैं बता दूं कि जिस नीति को लेकर ये बहस चल रही है, जांच की बात चल रही है, वो नीति रद्द हो चुकी है, वो नीति कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आप समझिए कि ईडी और सीबीआई के 500 अधिकारी 15 महीने तक जांच करते हैं मनीष सिसोदिया जी के घर पे, उनके दफ्तर पे, उनके बैंक लॉकर पे, उनके पुश्तैनी गांव पे, उनके साथ काम करने वाले लोगों पे, संजय सिंह जी के साथ काम करने वाले लोगों पे, उनके घर पे, सब जगह छापा डालते। 1000 जगह छापा डाला गया। और 1000 जगह छापा डालने के बाद अगर कल का ही उदाहरण दें कि आपके पास अगर कुछ सबूत नहीं है तो किस आधार पे आप केस चला रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट को माननीय
न्यायालय को अगर ये टिप्पणी करनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये बनाया गया है। इसकी असली वजह क्या है? असली वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सपने दिखाकर 2014 में देश की सत्ता हाथी आई। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में सबके आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, तमाम तरह के काला दिन मैं 100 दिन में ना लाऊं तो आप मुझे फांसी में टंगा देना। वो बाद में अमित शाह जी खुद आके बोलते हैं वो तो जुमला था चुनावी। तो इनके पास काम गिनाने को नहीं है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की टीम दिल्ली में शिक्षा का शानदार काम की, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं, स्वास्थ्य का काम है, बिजली फ्री कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से खरीद के बिजली फ्री कर रहे हैं, माताएं बहनों की यात्रा फ्री है, किसान भाइयों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दे रहे हैं, 12 लाख युवाओं को रोजगार दिए हमने। तो दिल्ली से होते हुए पंजाब में ये काम पहुंचा, पंजाब से होते हुए गुजरात में धमक गई, पूरे देश में ये कामों की चर्चा हो रही। तो उन कामों को रोकने के लिए एक प्रयास है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे संसद में संजय सिंह जी हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहे, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे किसान भाइयों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मामला हो। तो पहले उनको सदन से बर्खास्त किया गया और फिर वो सड़क पे आवाज उठा रहे थे तो उनके घर में छापा डाला गया। आप समझिए 15 महीने से जांच चल रही है, किसी भी एक बार भी संजय सिंह जी को सम्मान नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया, पहले नाम नहीं था, अचानक से नाम जुड़ता है तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। ये मामला है क्या? जो वजह बताई जाती है कि उन्होंने नाम ले लिया आपका, वो तो 15 महीने से आपके पास है, तो पहले नाम नहीं लिए, 15 महीने बाद नाम ले रहे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो अरविंद केजरीवाल जी का काम है। एक अलग तरह की, जो आपने बोला भी कि आम आदमी पार्टी से एक स्वच्छ राजनीति की बात होती है, काम की राजनीति की उम्मीद होती है। तो उस काम की राजनीति की उम्मीद को ये देश की जनता जान ना जाए, उस उम्मीद से उम्मीद ना लगा बैठे, इसलिए इस पूरे मुहिम को रोकने का प्रयास है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता दूं, आम आदमी पार्टी न तो घबराने वाली है, न डरने वाली है, न रुकने वाली है। ये काम लगातार चलते रहेंगे जी। लेकिन एक अब अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे और उसका जवाब हम चाहेंगे कि जैसा कि ये तो विपक्ष की बात है, सरकार की बात है, जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं उनकी बात है, वो लगातार आपको रोकना चाहेंगी, लेकिन जो आपके साथ थे वो भी साथ छोड़ के चले गए। डॉक्टर कुमार विश्वास का विश्वास आम आदमी पार्टी से कैसे हट गया? देखिए देवेंद्र जी, मैं ये बता दूं कि ये सफर है, ये सफर है। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं आपके चैनल में इस बात को कह रहा हूं। अब सफर में कई साथी कुछ पर्सनल वजहों से, कुछ सार्वजनिक वजहों से, जैसी वजहें होती हैं, कुछ लोग साथ चल पाते हैं, कुछ नहीं चल पाते, कुछ लोगों के अपने अपने काम भी होते हैं, अपना इंटरेस्ट अलग होता है तो अपने कामों में लग जाते हैं। तो अलग अलग वजहें होती हैं। तो अब इस सफर में अरविंद केजरीवाल जी निकले हैं, उनकी टीम निकली है, तो बहुत से लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, कुछ पुराने साथी छूटे भी हैं। और अगर आप देखें तो ये खाली आम आदमी पार्टी का बस उदाहरण नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को उठाएं, कांग्रेस को उठाएं, सब जगहों का ये उदाहरण है। तो कई बार क्या होता है कि आदमी अपने अपने रास्ते अलग अलग करता है, तो वो संभावनाएं एक जिंदा संगठन में हमेशा होती हैं। और इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जनता के कामों के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आप लोग निकले हो, वो सपना जिंदा रहना चाहिए, वो मुहिम जिंदा रहनी चाहिए। और जनता ने जिस उम्मीद से आपको मौका दिया एक बार, वो उम्मीद और बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। उस उम्मीद को अरविंद केजरीवाल जी बनाए हुए हैं। वो उम्मीद पहले दिल्ली में थी, आज पूरे देश में बन गई। तो ये एक सफलता है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की। तो उम्मीद जो है वो उम्मीद जगाकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आई है और उस उम्मीद को कायम रखने की कवायद इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये एक प्रक्रिया लगातार आपका चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमसे बातचीत की, अपने बारे में, देश के बारे में, पार्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी
एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी जिससे स्वच्छ राजनीति की आशा की जाती थी, लेकिन आज उस पे आरोप हैं, धब्बे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पंकज सिंह जी हैं, जो एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद पर हैं इस समय, उनका मानना है कि ये सिर्फ आरोप हैं, लेकिन जो हमारी उम्मीदें जगाई हुई हैं जनता के मन में, उन उम्मीदों को उन उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और लगातार खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। तो फिलहाल आपके खास पंकज सिंह आज हमारे साथ स्टूडियो में थे और इनसे हुई खास बातचीत। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।